हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग क्लास 12th मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन और फंक्शन को हम लोग एकदम डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन समझने के लिए आपको क्लास 11 के सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेट क्या होता है। सेट मतलब होता है गुच्छा, एक तरह से समझ लीजिए गुच्छा। लेकिन मैथ में जो सेट होता है उसको हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन के फॉर्म में याद करते हैं। किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, किसी पर्सन का कलेक्शन, बस वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो उसको हम एक सेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ 5 वॉवेल होते हैं, A, E, I, O, U, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, तो इसलिए हम इसको एक सेट कह सकते हैं। दूसरा चीज़ देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब ये देखिए, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। भाई किसी को शेर से ज़्यादा डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है। जैसे जो बर्ड्स हो गए, जो पक्षी हो गए, उनको तो शेर से ज़्यादा डर नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो हमेशा आसमान में ही रहते हैं, वो धरती पर रहते ही नहीं, तो उनके लिए तो वो डेंजरस एनिमल नहीं हो गया। लेकिन हमारे लिए और धरती पर रहने वाले लोगों के लिए शेर ही सबसे डेंजरस है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एक और चीज़ देखिए, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ये भी सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आप इंडियन लोगों से पूछेंगे तो इंडिया के लिए तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ही बेस्ट सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पॉन्टिंग और ब्रेटली वगैरह, ये सब मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए इसको, इन दोनों को हम एक सेट नहीं कह सकते। और देखिए, द कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि भले ही स्टार्स की संख्या अनगिनत हो यूनिवर्स में, लेकिन वो है तो एक वेल डिफाइंड चीज़, तो इसीलिए ये एक सेट होगा। तो सेट समझने के बाद हम लोग, अगला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट हैं, ए और बी। तो ए से पहला एलिमेंट लेकर और बी से दूसरा एलिमेंट लेकर एक जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनता है ए बी के टाइप का, उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है, लेट ए एंड बी be two non-empty sets, then the set of all ordered pairs AB के टाइप का ordered pair such that A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of set A with set B and is denoted by A cross B। मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट है, पहला सेट है A और दूसरा सेट है B। तो ए से बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो ए से पहला एलिमेंट लेकर और बी से दूसरा एलिमेंट बी से लेकर जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए बी के टाइप के, उन्हें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, दूसरा सेट है ए बी सी, तो इससे ए और ए बी के टाइप के कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, चलिए हम निकालते हैं। हम देखेंगे 1 का अगर ए के साथ रिलेशन बने तो 1, ए, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेगा। 1 को बी के साथ भी लिख सकते हैं, 1, बी। 1 को सी के साथ भी लिख सकते हैं, 1, सी। इसी तरह से 2 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है और 2 का रिलेशन सी से भी है। 3 का रिलेशन ए से है, 3 का रिलेशन बी से है और 3 का रिलेशन सी से भी है।
तो ये हमारे पास टोटल 9 जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं। इन 9 ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है तो एक चीज़ और आप समझिए कि अगर हम ये कहें कि जो पहला सेट है उसमें m एलिमेंट्स हैं, यहाँ m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, 25 एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो m हम यहाँ पे एक कोई भी नंबर लिए हैं। और दूसरा जो सेट है उसमें n एलिमेंट है, पहले में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट्स हैं। तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b, उसमें m क्रॉस n एलिमेंट्स होंगे। जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि a में 3 एलिमेंट थे और b में भी 3 एलिमेंट्स थे, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट्स थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे हम समझते हैं रिलेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। रिलेशन क्या होता है? देखिए, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा पीछे कि एक सेट A है, दूसरा सेट B है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो A क्रॉस B से लिखा जाता है। अब इसी A क्रॉस B का अगर हम कोई भी सबसेट ले लें तो उसको हम एक रिलेशन बोलेंगे। डेफिनेशन एक बार देखिए, लेट A and B be two non-empty sets, then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B। इस चीज़ को हम R is a subset of A cross B करके भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब R क्या होता है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। पिछले क्लास में आप सबसेट समझ चुके होंगे ना कि सबसेट क्या होता है। सबसेट एक बार समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट S है, एक सेट S है हमारे पास, जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। तो S के 0 से लेकर 3, S में 3 एलिमेंट हैं, तो S के 0 से लेकर 3 एलिमेंट को लेने पर जितने भी नए सेट बन सकते हैं उन सभी को S के सबसेट बोलेंगे। जैसे कि देखिए, हम इनके एलिमेंट्स को लेके कौन कौन से नए सेट्स बना सकते हैं। एक तो 5 बनेगा, 5 मतलब एक भी एलिमेंट ना लें इसमें से। दूसरा देखिए बनेगा 1 को लेकर, सिर्फ 1 ले लें, एक एलिमेंट ले लें। या फिर हम सिर्फ 2 को लेकर बना सकते हैं, 3 को लेकर बना सकते हैं, और 2 एलिमेंट को लेकर भी बना सकते हैं, 1, 2, 2, 3 को लेकर भी बना सकते हैं, 3 और 1, 3 को लेकर भी बना सकते हैं। और एक एलिमेंट बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे 1 2 3 तीनों को साथ में लेकर। तो टोटल सबसेट कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सबसेट हो गए हमारे पास टोटल। सबसेट के लिए आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है, इफ़ ए सेट हैज़ n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके लिए फार्मूला बताइए ज़रा क्या होगा? तो वो होता है 2n। जैसे कि यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, तो 3 एलिमेंट के लिए सबसेट कितने होंगे? 2^3, तभी तो इसका सबसेट का संख्या 8 आया है। किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल सबसेट हो जाएंगे 2^4, मतलब 16 हो जाएंगे। तो अगर किसी भी सेट के n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2n। अब ये चीज़ हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को डिफाइन करेगा। अगर हम कह दें कि A क्रॉस B में इफ़ A क्रॉस B हैज़ m क्रॉस n एलिमेंट्स, m क्रॉस n एलिमेंट्स, अगर A क्रॉस B में
m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं, तो देन a से b में रिलेशंस की संख्या क्या हो जाएगी, a to b नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं a से b में। तो आप ये बताइए, a क्रॉस b में m क्रॉस n एलिमेंट हैं, तो जितने एलिमेंट हैं उतने उसके सबसेट होंगे, 2 की पावर उतना है, जैसे m क्रॉस n एलिमेंट है तो 2 की पावर mn उसके सबसेट होंगे, और जितने सबसेट होंगे वही तो रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि a क्रॉस b का जो सबसेट होगा वही उसका क्या होगा, रिलेशन होगा। तो a क्रॉस b में 2 रेज़ द पावर m इंटू n एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ द पावर m इंटू n, और वही उसके रिलेशन की संख्या होगी जितने उसके सबसेट होंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कभी कभी 1 मार्क में पूछ लेता है, ठीक है ना भाई। आप देखिए, अगर एक सेट A है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट B है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, तो A से B में रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 रेज़ द पावर 35 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, एक रिलेशन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं, एक बार समझिए। साफ तौर पे आपको बताएं कि अगर एक सेट A है एक सेट B है, तो A के जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को डोमेन बोलते हैं। जो सेट A है, जो पहला सेट है A, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे जो R द्वारा रिलेटेड हैं दूसरे सेट में, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहते हैं। डेफिनेशन एक बार देखिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड डोमेन। तो मान लीजिए A, B टाइप के आपके पास ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसमें जो पहले एलिमेंट होंगे, जो पहला एलिमेंट है, उनका जो सेट होगा एक, उसी को डोमेन बोलेंगे, और जो दूसरे एलिमेंट का सेट है उसी को रेंज बोलेंगे। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड रेंज ऑफ R। इस चीज़ को एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और दूसरा सेट हमारे पास B है जिसमें है 3 4 5, 4 5 6 मान लीजिए, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 4 5 6। और जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन कुछ इस तरह से है, 1 3, 3 के साथ कहाँ होगा, 4 के साथ होगा, 1 4, 2 5 और 3 6। ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो इसका जो डोमेन होगा, इसको डोमेन ऑफ R ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। इसका जो डोमेन होगा हमारे पास, डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका एक सेट अगर हम तैयार करें तो उसी को डोमेन बोलेंगे। 1 2 3, उसी को हम डोमेन बोलेंगे। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ R, जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं, उनका एक जो सेट होगा 4 5 6, उनको हम रेंज बोलेंगे। यहाँ एक और चीज़ आती है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो कोडोमेन हमारा होता है, आप देख रहे होंगे कि जो B है ना, जो सेकंड कंपोनेंट हैं, वो जिस सेट से लिए गए हैं उस सेट को ही कोडोमेन कहते हैं। अब देखिए, एक अच्छा सा एग्जांपल लेके इन तीनों चीज़ों के एक बार आपको समझाने का ट्राई करते हैं हम। मान लीजिए A हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, अब B हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसमें है 7 8 9 10 11, ये हमारे पास दूसरा सेट है। और हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन कुछ इस तरह से है कि 1 7 2 8 3 9 एंड 4 10, ये हमारे पास एक रिलेशन है।
अब यहाँ से देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, जो पहले एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, उनका जो सेट होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो पहले एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4, ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर, जो सेकेंड कंपोनेंट का सेट है उसको हम रेंज बोलेंगे, 7 8 9 और 10। और यहाँ एक चीज़ समझिए, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो सेकेंड कंपोनेंट है वो जिस सेट से लिया गया है, जो सेकेंड कंपोनेंट जिस सेट से लिया गया है उस सेट को कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ जो बी सेट है ना, या फिर ऐसे लिखें 7 8 9 10 11, ये पूरा सेट जो है वो कोडोमेन कहलाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं रिलेशन ऑफ ए सेट क्या होता है। किसी सेट से उसी सेट में जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। मान लीजिए ए कोई एक सेट है, अब इस सेट ए का उसी सेट में जो रिलेशन होगा ना वो ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा। पीछे हमने पढ़ा था एक सेट का दूसरे सेट से जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर एक सेट का उसी सेट से जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। जब दोनों सेट एक जैसे हैं तो उन्हीं का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के उसी का जो सबसेट होगा उसी को हम रिलेशन ऑन ए सेट बोलेंगे। अब देखिए इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए आर एक कोई रिलेशन है जो ए के अवयवों को बी के एलिमेंट से रिलेट करता है, तो जो आर इन्वर्स होगा ना वो बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट से रिलेट करेगा, और आर इन्वर्स को ही इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लेते हैं आर जो है, आर में हमारे एलिमेंट हैं वो ए कामा बी, सी कामा डी और ई कामा एफ टाइप के एलिमेंट्स हैं इसमें आर में हमारे पास। तो जो आर इन्वर्स में एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, देखिए आर क्या था, पहले सेट से दूसरे सेट में रिलेशन, मतलब पहले वाले सेट के एलिमेंट को पहले लिख रहे थे, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को बाद में लिख रहे थे। जो आर इन्वर्स में उसी का उल्टा कर देंगे, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, तो बी कामा ए, डी कामा सी और एफ कामा ई। इसको थोड़ा हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन था आर, कुछ इस तरह से आर हमारे पास एक रिलेशन था जो ए सी और ई को बी डी और एफ से रिलेट कर रहा है। ए को बी से रिलेट कर रहा है, सी को डी से रिलेट कर रहा है और ई को एफ से मान लीजिए रिलेट कर रहा है आर। तो जो आर इन्वर्स होगा ना, जो आर इन्वर्स होगा हमारे पास वो ये कुछ इस तरह से होगा। ये मान लीजिए हमारे पास ए सेट था, ए सेट बी था, तो जो आर इन्वर्स होगा हमारे पास वो बी को ए से रिलेट करेगा। तो बी के एलिमेंट हो जाए बी, डी और एफ, और ए के एलिमेंट हो जाएंगे ए, सी और ई। तो बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट से रिलेट करेगा, एफ को ई से। इसको कहेंगे आर इन्वर्स। तो क्लियरली आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आर का जो डोमेन होगा ना, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, जो डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट आर का, वो आर इन्वर्स का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, रेंज ऑफ आर इन्वर्स। और रेंज ऑफ आर जो है, रेंज ऑफ आर मतलब जो आर का सेकेंड कंपोनेंट है वो आर इन्वर्स का फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट मतलब डोमेन बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी रिलेशन का इन्वर्स निकालने के लिए उसके डोमेन और रेंज को बस आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो हमें उसका इन्वर्स मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं,
उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, अनेक तरह के जो भी रिलेशन होते हैं उनको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को प्यार दीजिए अपना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।